दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। दोस्तों ये एक मॉडल पेपर होगा जहां कि हम जो भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले संभावित प्रश्न हो सकते हैं वो हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने हमारा जो आपका पहला पेपर था यानी कि ज्ञान और पाठ्यक्रम यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम का हमारा अगर मॉडल पेपर देखा होगा और आज का एग्ज़ाम आपने दिया होगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो प्रश्न मैंने आपके लिए मॉडल पेपर में दिए थे उसमें से 100% प्रश्न आ गए, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया। तो आपसे मैं यही निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ उसी तरह से ये जो मैं अभी आपके साथ में पेपर डिस्कस कर रहा हूँ प्लीज़ इनको एटलीस्ट तैयार कर लीजिए। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि जो मेरा पुराना अनुभव रहा है, जो आप लोगों के साथ में पढ़ाते वक्त में पढ़ते वक्त में जो मेरा अनुभव रहा उसके आधार पर मैं प्रश्न आपको बताता हूँ। और आम तौर पर कभी भी मिनिमम से मिनिमम भी 80% क्वेश्चन हर बार मैच करता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप चाहें तो मेरा पुराना वीडियो भी चेक कर सकते हैं जो मैंने कल ही पोस्ट किया था, जो आपको देखने के लिए कि आप मॉडल पेपर क्या तैयार करते। तो क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए थे आप देख लीजिए उसमें से क्वेश्चन आए हैं या नहीं। आप बिल्कुल अचंभित रह जाओगे कि 100% क्वेश्चन उसी मॉडल पेपर से आए। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मॉडल पेपर को भी आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। प्रश्नों को मैं ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लूँगा, फटाफट से बताने का प्रयास करूँगा, जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी से महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता हो ना तो प्लीज़ लाइक किया करें, कुछ सजेशन हो तो ज़रूर आप कमेंट भी कर दिया। तो दोस्तों अब लोग देखेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं आईसीटी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारा मॉडल पेपर है। तो आइए पहला प्रश्न ले लेते हैं सेक्शन ए से। तो साथियों जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि जो भी विषय हो उसके जो मूल तत्व हैं उनके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। बार बार कई बार पूछा गया है कि आईसीटी क्या है। तो सबसे पहले आप विषय का नाम ही है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी और आईसीटी। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्यों कहते हैं हम इसे, आपको मैंने इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया सा डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और इसे ज़रूर देखिए, ठीक है। अगर आपको इसके पेड नोट्स चाहिए, इंग्लिश में नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आईसीटी को परिभाषित करना मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी क्या है, एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जो हैं आ जाती हैं। इसके अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर वो हार्डवेयर आ जाते हैं, इसके अंदर वो नए नए तकनीक नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आ जाते हैं, इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, उनके अंदर एंड्रॉयड्स आ जाते हैं, इनके अंदर प्रोजेक्टर आ जाते हैं, नेटवर्किंग आ जाते हैं, सोशल मीडिया आ जाती है, हर एक चीज़ आ जाती है आपकी आईसीटी के अंतर्गत। तो आईसीटी से होता ये है कि चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, व्यवसाय के क्षेत्र में काम कर रहे हो, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, या फिर आप जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करें, आईसीटी की सहायता से आप अपने काम को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अपनी जानकारी को दूसरे के साथ में सरलता से साझा कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके काम की एफिशिएंसी को, आपके काम की क्वालिटी को ये बढ़ाने में मदद करता है। तो आप इसे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। इसके बाद अगला प्रश्न आपको जो देखने को मिलेगा वो है व्हाट इज़ लैंग्वेज लेबोरेटरी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भाषा प्रयोगशाला क्या है। ये जो वीडियो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, इसका इंग्लिश कंटेंट मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ है, तो आप जाकर उसे भी चेक कर सकते हैं। व्हाट इज़ लैंग्वेज लेबोरेटरी, इसमें आप जस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी 2022 का सॉल्यूशन देख लीजिएगा, आपको इंग्लिश में वो कंटेंट मिल जाएगा। व्हाट इज़ लैंग्वेज लेबोरेटरी, भाषा प्रयोगशाला एक विशेष कक्षा होती है जहाँ भाषा सीखने और संवाद कौशल को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। यह विशेष रूप से भाषा अभियांत्रिकी, शिक्षा और अनुवाद अध्ययन के क्षेत्र में बड़ा ही उपयोगी है। तो आपने देखा कि भाषा प्रयोगशाला एक विशेष कक्षा होती है जहाँ की भाषा संबंधित शैली, भाषा संबंधित कौशल को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। भाषा प्रयोगशाला में सामान्यतः आप देखोगे कि उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो साधन उपलब्ध होते हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए, संवाद करने के लिए अलग अलग क्विज, अलग अलग टूल्स उपलब्ध होते हैं। कंप्यूटर के आधार पर, कंप्यूटर की सहायता से जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के संचार माध्यमों का आप एक जगह रख के आप जो है भाषा कौशल को सीख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। यहाँ यानी कि लैंग्वेज लेबोरेटरी में यानी कि भाषा प्रयोगशाला में छात्र जो है
वाचन करना, सुनना, बोलना, लिखना, इन सभी तरह के जो भाषा और संचार संबंधित कौशल होते हैं उनको सीखता है, उनको विकसित करता है। भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से छात्र अधिक से अधिक भाषा संबंधी जो नवीन तकनीकें होती हैं उनसे अपने आप को जोड़ पाता है, अपने आप को ओतप्रोत कर पाता है, और उसकी छात्र की यानी कि संवाद करने की जो क्षमता है, संप्रेषण करने का जो कौशल है वो विकसित होता है, और वो अपने बारे में बेहतर बोल पाता है, एक अच्छा वक्ता बन पाता है। और साथ ही साथ संवाद कौशल के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं जैसे कि भाषा का ज्ञान, भाषा का सही उच्चारण, भाषा का सही प्रकार से प्रयोग करना, इस तरह के कौशल भी जो है भाषा प्रयोगशाला में एक प्रशिक्षित शिक्षक की निगरानी में सीखने का अवसर मिलता है। ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, तो इसे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच में अंतर क्या है। देखिए, दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। इंटरनेट का मतलब होता है जब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जुड़े। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनेट और इंटरनेट दो अलग अलग शब्द होते हैं जो कि वेब टेक्नोलॉजी में बार बार यूज़ होते हैं। इंटरनेट का मतलब होता है एक ऐसा विश्वव्यापी नेटवर्क जिसे कि विभिन्न प्रकार के संगठन, संस्थान और व्यक्ति एक दूसरे के साथ उपयोग करके जोड़ सकते हैं। यह एक ग्लोबल इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से काम करता है, यानी कि लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर क्या होता है, विश्व भर में जो अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क हैं वो आपस में इंटरनेट के माध्यम से वेब ब्राउज़र के थ्रू जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल, वेबसाइट, ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो कॉल आदि कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत सारे डिजिटल सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, जैसे कि एयरटेल, जियो, इस तरह के BSNL, ये सब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। इंट्रानेट का अर्थ होता है कि जब एक व्यावसायिक बिल्डिंग में, किसी एक सरकारी दफ्तर में, जब उसी बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क है उसका जो उसके कर्मचारी या उसको उपयोग करने, उस बिल्डिंग में काम करने वाले निश्चित संख्या में जो लोग होते हैं, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है ये इंट्रानेट। तो जब एक नेटवर्क का उपयोग जो है निश्चित संख्या में लोगों को करने का अवसर दिया जाए या उनको अनुमति हो तो इसे इंट्रानेट कहते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल खासतौर पे विशेष संगठन या संस्था के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें केवल संगठन या संस्था के कर्मचारी ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आमतौर पर उस संगठन के आंतरिक कार्यों के लिए, सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, संसाधनों का उपयोग करने के लिए, डेटा और जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर विशेष रूप से सुरक्षा नियमों का पालन किया जाता है। यूजर ID, पासवर्ड का इस्तेमाल करके डेटा और रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट का उपयोग संगठन की अंतर्निहित संचार, सहयोग, ज्ञान को साझा करने के लिए, अनुभव को एक दूसरे के साथ में साझा करने के लिए, कार्य प्रणाली को सुगम बनाने के लिए और गति लाने के लिए, सरलता से लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो है इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल एक स्कूल, विद्यालय, कॉलेज या किसी रिसर्च संस्थान में जो इंटरनेट का कनेक्शन यूज़ होता है वो हमारा होता है इंटरनेट। इंटरनेट का एक अच्छा खासा उदाहरण है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो स्कूल में या किसी कॉलेज में सिर्फ स्कूल या कॉलेज के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उस प्रकार का अगर कोई नेटवर्क है, जैसे कि आपके घर का भी नेटवर्क है, वो इंटरनेट है, जहाँ कि सिर्फ आप, आपके माता पिता, आपके भाई बहन जिस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपके लिए इंट्रानेट है। तो एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कि सिर्फ निश्चित लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं वो इंट्रानेट कहलाता है। लेकिन एक ऐसा नेटवर्क जहाँ कि विश्व भर के लोग आपस में जुड़ सकते हैं उसे हम इंटरनेट कहते हैं। ईमेल आप सबको पता है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँ। ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक में, जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान, सूचनाएं, कोई बात, कोई विचार, कोई आइडियाज़ एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में इंटरनेट होना चाहिए, हमारे पास एक ईमेल ID होना चाहिए और कुछ संदेश होना चाहिए। ठीक है, ईमेल में आप जो टेक्स्ट, छवि, दस्तावेज, ऑडियो, वीडियो कुछ भी अटैच करके, संलग्न करके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को या फिर जो प्राप्तकर्ता उसे आप भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को आप इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स में संग्रहित करेंगे, इनबॉक्स में आता है वो, और आप किसी भी समय इसे देख सकते हैं। ठीक है, ईमेल काफ़ी सुरक्षित और निजी तरीके से आपके काम में आने वाली चीज़ है और इसको एक्सेस करने के लिए, ईमेल का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक यूजर ID और पासवर्ड की ज़रूरत है। इसके लिए आपको एक अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ता है। डिफाइंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड निर्देशन को परिभाषित करिए। कंप्यूटर आधारित निर्देशन को
आपको यहाँ पर बताना। तो देखिए, कंप्यूटर आधारित निर्देशन होता है, इसका अर्थ होता है कि जब हम शिक्षण का एक ऐसा तरीका जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या उससे जुड़ी आईसीटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिक्षा और अधिगम की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने का समृद्ध और प्रभावी तरीके से बच्चों तक उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन या फिर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर असिस्टेड निर्देशन में कंप्यूटर के उपकरणों को शिक्षार्थी को शिक्षा सामग्री का इस्तेमाल करने, सॉफ्टवेयर, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स और इंटरैक्टिव मटेरियल्स के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि ऑडियो विजुअल के माध्यम से आप किसी विषय को बेहतर समझा सकते हैं, इसे एक टीचिंग लर्निंग एड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को अधिक से अधिक शिक्षा के प्रति प्रेरित करना, उनको प्रोत्साहित करना, विषय वस्तु को, किसी टॉपिक को बहुत ही सरल और मनोरंजक तरीके से समझाने में मदद या सहायता प्राप्त करना होता है, जिससे कि शिक्षा की क्षमता बढ़ सके, शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ सके और बच्चे जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसे अच्छे तरीके से सीख सकें। कंप्यूटर असिस्टेड निर्देशन में कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों को संरक्षित करने में मदद करता है, जैसा कि शिक्षण सामग्री का वितरण, प्रश्नोत्तरी, प्रयास प्रश्न या फिर आपकी प्रतिपुष्टि जो बार बार होता है, उस तरह के प्रश्न भी आप जो यहाँ पर देख सकते हैं। डिफाइन रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम, पारस्परिक श्रेणी प्रणाली को परिभाषित कर। देखिए आरसीएस जो कि एक अवलोकन प्रणाली, जिसमें क्या होता है ना कि शिक्षक और छात्र कक्षा में जो भी मौखिक रूप से आपस में बातचीत करें उसका आकलन करने के लिए जो है आरसीएस का प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में वर्णित आरसीएस का उपयोग कक्षा के वातावरण में शिक्षक और छात्रों के बीच में जो भी संचार हो रहा है उसको रिकॉर्ड करता है और फिर उसका विश्लेषण करता है। तो आरसीएस प्रणाली क्या है, एक तरह से वीडियो और ऑडियो को रिकॉर्ड करने, मुख्य रूप से ऑडियो को रिकॉर्ड करने की एक प्रणाली है, जो कि क्लासरूम में जो शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है और छात्रों द्वारा जो संवाद होता है शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान, उसको रिकॉर्ड करता है और उस रिकॉर्डिंग को टीचर को या फिर जो मैनेजमेंट होता है उसे सुनने में मदद करता है, जिससे कि टीचर की प्रभावशालिता की जांच की जा सकती है। पर टीचर उस रिकॉर्डिंग को सुनकर अपने शिक्षण की प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव कर सकता है, ज़रूरत जहाँ पर हो वहाँ पे अपनी गलतियों को दूर कर सकता है। तो कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, आपके संचार संबंधित दोषों को दूर करने के लिए जो है आरसीएस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की मौखिक बातचीत को वर्गीकृत करना, जैसे कि प्रश्नोत्तरों के बाद जो प्रतिक्रियाएं मिलती हैं उनका, और शिक्षक और छात्र के बीच में जो अलग अलग तरीके से, चाहे वो प्रश्न के बारे में हो, चाहे जवाब सुनने के बारे में या जवाब देने के बारे में जो संचार होता है, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो आरसीएस प्रणाली क्या है, क्लास शिक्षण को, यानी कि कक्षा में जो शिक्षक और छात्रों के बीच में वार्तालाप हो रहा है उसको रिकॉर्ड करके कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि वास्तव में जो कक्षा शिक्षण को बेहतर बनाया जा सके। टीचर इससे फीडबैक ले सकता है, अपने शिक्षण में आवश्यक बदलाव कर सकता है। बच्चे आपके कक्षा के दौरान कितने व्यस्त थे, कितना संलग्न थे आपके शिक्षण में, किस प्रकार से उनकी प्रतिक्रिया थी, ये सारी चीज़ों का आकलन भी आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षण की प्रक्रिया को बेहतर, प्रभावशाली और सटीक करने में आरसीएस प्रणाली जो है काफ़ी सहयोगी होती है। डिफाइंड प्रोग्राम्ड एंड ब्रांच्ड लर्निंग। देखिए, प्रोग्राम लर्निंग को अमेरिकी व्यवहार मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने 1950 के दशक में विकसित किया था। ठीक है, यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि कई क्षेत्रों में सीखना तत्काल सुदृढ़ीकरण या इनाम के साथ छोटे छोटे वृद्धिशील कदमों के साथ सर्वोत्तम रूप से पूरा किया जा सकता है। प्रोग्राम्ड लर्निंग का मतलब था, इन्होंने बीएफ स्किनर ने जब 1950 में इस कॉन्सेप्ट को दिया, उनका मानना था कि अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान जब वो व्यक्ति कुछ भी सीखे तो उसे छोटे छोटे अंतराल पर अगर उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसकी प्रशंसा करते रहे, उसे कुछ इनाम दें, तो वो पढ़ने की प्रक्रिया में, अधिगम की प्रक्रिया में, लर्निंग की प्रक्रिया में ज़्यादा प्रोत्साहन के साथ में, ज़्यादा मनोबल के साथ में और ज़्यादा ऊर्जा के साथ में भाग लेता है और सीखने की प्रक्रिया ज़्यादा प्रभावशाली और समृद्ध हो पाती है। व्यक्तिगत निर्देशन को एक ऐसी विधि के रूप में हम देखते हैं जहाँ छात्र सक्रिय रूप से और अपनी ही गति से सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। यहाँ पर शिक्षक शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होता, बल्कि प्रोग्राम लर्निंग में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जहाँ की छात्रों को नियमित क्रम में स्वतंत्रता से पढ़ाई करने की सुविधा प्रदान की जाती है। यहाँ पे छात्र जो है, आप एक सीक्वेंस में पढ़ता है, तो ज़रूरी नहीं कि टीचर हो यहाँ पर। छात्र जब तक एक विषय को नहीं पढ़ता, अगले विषय को वो नहीं पढ़ सकता है। तो एक विषय को समाप्त करने के बाद वो अगले विषय में आगे बढ़ता है। तो छात्र जो भी पढ़ता है उसे छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये प्रोग्राम लर्निंग, ये छोटे क्लासेस में आपने देखा होगा, पहले बच्चों को
लाइन खींचना सिखाया जाता, फिर अक्षर लिखना सिखाया जाता, फिर उनसे जोड़कर वर्ड बनाना, फिर सेंटेंस बनाना। तो ये प्रोग्राम लर्निंग का ही उदाहरण है। यहाँ पर छात्र स्वतंत्र नहीं होता है, इसको टीचर के निर्देशन में चीज़ों को सीखना पड़ता है, और जब तक एक विषय में महारत ना, एक टॉपिक या एक विषय वस्तु की महारत ना हो जाए, अगले विषय तक वो नहीं जा सकता। ब्रांच्ड लर्निंग क्या है? यहाँ पर आप जो है एक विषय के साथ साथ दूसरे विषय भी सीख सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है। हो सकता है आप किसी चीज़ को जानते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई के दौरान, अधिगम के दौरान आपको लगता है कि पीछे की कुछ चीज़ें आप भूल गए हैं, तो ब्रांच लर्निंग का जो तरीका है वो आपको इस बात की अनुमति देता, अलाउ करता है कि आप वापस जाके जिन चीज़ों में आप जो है अपने आप को थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस विषय में शायद आप भूल गए हैं, उसे वापस जाकर अभी आप पीछे पढ़ सकते हैं। जबकि ये सुविधा आपकी प्रोग्राम्ड लर्निंग में नहीं होती है। प्रोग्राम लर्निंग में एक बार जिस विषय को आप पढ़ लेते हैं, वापस आप वहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन ब्रांच लर्निंग में आप किसी भी स्टेप से वापस आ सकते हैं, किसी भी स्टेप से आप आगे जा सकते हैं। व्हाट इज टीचिंग टेक्निक? शिक्षण तकनीक क्या? देखिए, शिक्षण तकनीक शिक्षा के लिए एक उपयोग की जाने वाले वो सारे मेथड, वो उपकरण, उन तकनीकों, उन तत्वों का समावेश है जो कि सीखने और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहायता देते हैं। यह विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को संरचित करने और छात्रों को बेहतर समझ और अवधारणाओं को विकसित करने के लिए उपयोगी उपायों का उपयोग करता है। मतलब कि शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों को बेहतर तरीके से कैसे सिखाया जा सकता है, उसके लिए जो विभिन्न उपाय करते, जो विभिन्न तरीके आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप प्रश्न पूछकर छात्रों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, एग्ज़ाम लेकर बच्चों की आकलन करते हैं, आप टीचिंग लर्निंग एंड मटेरियल का इस्तेमाल करके विषय को बेहतर तरीके से समझाते हैं, ये सब क्या है? शिक्षण तकनीक के अंतर्गत ही आते हैं। शिक्षण तकनीक छात्रों के विभिन्न विद्यार्थी के जो होते हैं ना, यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह आपको देखने को मिलता है। इन तकनीक में आप समझ सकते हैं कि व्याख्यान शामिल हो सकता है, प्रदर्शन के माध्यम से चीज़ों को समझा सकते हैं, आप चीज़ों को एक्सप्लेन करके संवाद के माध्यम से समझा सकते हैं, प्रयोग के माध्यम से समझा सकते हैं। तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत वे सारे गुण और कौशल आते हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर नोट कर दिया, आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें आपका जो ग्रुप वर्क होता है, गृह कार्य होता है, प्रश्न उत्तर सत्र होता है, क्विज होते हैं, वीडियो ऑडियो के माध्यम से सीखने का काम होता है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण, ई लर्निंग, ग्राफिक्स और वीडियो के आधार से आप सीख सकते हैं, गेमिफिकेशन के माध्यम से, प्रश्न पूछकर, क्विज खेलकर, एक्सटेम्पोर के माध्यम से चीज़ों को सीख सकते हैं। ये सभी जो हैं टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आते हैं। www. क्या है आप सबको पता है, तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा। व्हाट इज़ ए गुड टीचिंग मॉडल? देखिए, अच्छा, एक अच्छा शिक्षण मॉडल क्या है? एक अच्छा शिक्षण मॉडल वो होता है जिसका प्रयोग करके शिक्षक जो है अपने विषय को, जिस विषय के बारे में मॉडल बनाए, उसे बेहतर तरीके से बता सकता है। एक अच्छा शिक्षण मॉडल वो होता है जो कि स्पष्ट लक्ष्य के साथ में बनाया जाता हो। आप जो मॉडल बनाएं, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, अगर आप मानव शरीर की संरचना के संदर्भ में हड्डी यानी कि कंकाल तंत्र का आप प्रयोग करते हैं मॉडल का, तो उस मॉडल को देख के बच्चे जो शरीर में जो विभिन्न प्रकार की हड्डियां हैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। तो एक अच्छे मॉडल में स्पष्ट लक्ष्य होता है, यानी स्पष्ट लक्ष्य के साथ उसे बनाया जाता है। दूरस्थ सामग्री, शिक्षण मॉडल को आसानी से पहुंचाई जा सकने वाली दूरस्थ सामग्री प्रदान करनी चाहिए। यह संकेत वीडियो, लेख, गतिविधि, अभ्यास पत्र, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, इंटरैक्टिव मॉड्यूल आदि के रूप में हो सकती है। तो देखिए, मॉडल जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होने चाहिए कि जिसको कि आप दूसरे के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। मॉडल से जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसका प्रयोग जो है दूसरे भी कर सकें। जो बच्चे पास नहीं है वो दूर वाले बच्चे भी उसका इस्तेमाल करें। अनुकरणीय शिक्षण तकनीक, शिक्षण मॉडल को विद्यार्थी को अपने अध्ययन में सक्रिय बनाने और उन्हें समझने के लिए अनुकरणीय होना चाहिए। मॉडल ऐसा होना चाहिए कि जिसका प्रयोग जो है छात्र बार बार कर सके, जिसका प्रयोग करके वो आगे भी अपने अधिगम को बेहतर कर सके। अगर विषय को ठीक से नहीं समझ सका तो मॉडल को वापस देके अपने विषय की समझ को और बेहतर कर सके। परिवर्तनशील होना, आवश्यकता अनुसार मॉडल में आवश्यक बदलाव करने की योग्यता होनी चाहिए। यानी मॉडल में इतनी परिवर्तनशीलता की आप बोल सकते हैं कि स्कोप होना चाहिए जिससे कि जरूरत पड़ने पे हमसे परिवर्तित कर सके। व्हाट इज प्रोजेक्टर? प्रोजेक्टर क्या? प्रोजेक्टर एक ऐसा उपकरण है जो छवि, पाठ या नए आंकड़ों को एक सतह पर प्रकाशित करता है। यह छवि या आंकड़े एक स्रोत से लेकर उन्हें बड़े आकार में प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। आपने देखा होगा प्रोजेक्टर में क्या होता है, एक छोटी जगह से लाइट बाहर निकलती है और एक बड़े स्क्रीन पर जाकर वो बड़े बड़े इमेजेस के रूप में दिखती है। ठीक है, तो प्रोजेक्टर का उपयोग सार्वजनिक आमादान, मतलब सार्वजनिक रूप से पढ़ाने के लिए, स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक प्रदर्शन, कहीं स्कूल में, कहीं व्यावसायिक केंद्रों पे, सब जगह इस्तेमाल होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है, देखिए सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है। सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण एक व्यवहारिक दृष्टि से शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण के सिद्धांतों, शिक्षण के तरीकों, शैक्षणिक प्रणाली में सुदृढ़ीकरण, प्रतिक्रिया, समीक्षा और मूल्यांकन से संबंधित है। सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी के सभी बुनियादी घटकों यानी कि इनपुट प्रोसेस, आउटपुट प्रोसेस को विकसित करने का प्रयास करता है, ठीक है। शिक्षा प्रौद्योगिकी में सॉफ्टवेयर जैसे कि एप्स, कार्ड रीडर, डिजिटल बुक, गूगल, यह सभी सॉफ्टवेयर का हम लोग कॉम्बिनेशन यानी कि सहयोग लेते हैं प्रोग्राम लर्निंग के अंतर्गत, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण का अतिरिक्त ज्ञान रखने वाले एक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षक शिक्षक का भी जो है आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। डिफाइंड वर्चुअल क्लासेस। वर्चुअल क्लास एक शिक्षण की प्रक्रिया जहां छात्र और शिक्षकों के बीच में शिक्षा साझा करने के लिए इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हम और आप कर रहे हैं अभी, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। आप भौतिक रूप से हमारे पास नहीं और मैं भी आपके सामने उपलब्ध नहीं, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को सीख रहे हैं। तो ये क्या है, आपका वर्चुअल क्लास है। यह एक दूरस्थ शिक्षा का ही प्रारूप है जहाँ शिक्षक और छात्र अलग अलग स्थानों पर होते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे। वर्चुअल क्लास के द्वारा शिक्षा कार्यक्रम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार, ऑनलाइन संग्रहालय, चैट, ईमेल आदि अन्य इंटरैक्टिव माध्यमों का उपयोग करके संचालित किया जाता है। शिक्षा का विभिन्न पहलुओं को पूरा करने के लिए आधुनिक और नवीनतम तकनीक, तथ्य तथा स्रोतों का उपयोग करता है, ठीक है। ये आप चीज़ें लिख सकते हो। व्हाट इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ऊपर हमने देखा था। व्हाट आर द फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो देखिए फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग जब आपको पूछे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। वैसे डिटेल में मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और माइक्रो टीचिंग के ऊपर वीडियो को जरूर देखिएगा। तो माइक्रो टीचिंग को अगर हम लोग भारतीय संदर्भ में बात करें और NCERT ने जो विकसित किया है सूक्ष्म शिक्षण की एक तरीका, तकनीक, तो उसे हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे भारतीय संदर्भ में अगर आप देखते हैं तो ये 36 मिनट का होता है, कुल 36 मिनट का होता है। इसी 36 मिनट को कुल 5 भागों में बांटा गया है। आप देखिएगा, पहले 6 मिनट में शिक्षण की जाती, तो आप ये चरण लिख सकते हो। पहला 6 मिनट में शिक्षण किया जाता है, उसके बाद प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक लिया जाता है अगले 6 मिनट में। जो 6 मिनट आप पढ़ाओगे उसके बाद उस 6 मिनट में जो भी आपने पढ़ा उसका दूसरे चरण में प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देते हैं। कौन देते हैं, जो माइक्रो टीचिंग की क्लास के दौरान जो शिक्षक, अनुभव शिक्षक आपकी क्लास में होते हैं और जो छात्र होते हैं। आप फिर अगले 6 मिनट 12 मिनट क्या करते हो, जो भी आपको फीडबैक मिला उसके आधार पर आवश्यक बदलाव करते हो। तो 12 मिनट में वो बदलाव करके पुनः पाठ्य योजना बनाते हो और फिर पुनः शिक्षण करते हो 6 मिनट के लिए। तो इस तरह से आपने जो 18, 6, 30 मिनट जो है 18 और 12 30 मिनट उपयोग कर लिया और आखिरी में फिर प्रतिपुष्टि होते हैं यानी फिर फीडबैक मिलता है और ये क्रम चलता रहता है। यानी कि ये 5 चरण जो होते हैं बार बार चलते रहते तब तक जब तक कि आप विषय के अंदर आपको महारत हासिल ना हो जाए। तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप इन्हें ज़रूर तैयार करेंगे। अभी मैं आपको जो है सेक्शन बी और सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करता हूँ।